तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ पेयर्स के बारे में आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, टाइप्स ऑफ पेयर वी हैव डिस्कस्ड, लिंकेजेस, व्हाट इज लिंकेज, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आज डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली है क्या? आप लोगों ने तो शायद नहीं दिया आंसर। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली, अगर आप लोग बात करेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की पोजीशन को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए जितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, अभी हम थ्योरी ऑफ मशीन के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, नॉर्मली जनरलाइज डिस्कशन है। अब पोजीशन डिफाइन करने के लिए जैसे मैं बात करता हूं, जैसे अगर एक प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, सिंपली बोर्ड की बात कर लो, व्हाइट बोर्ड या जो ब्लैक बोर्ड आपकी क्लास में है, मैंने क्या किया, कोई ओरिजिन मान लिया, लेफ्ट लोअर लेफ्ट में एक ओरिजिन मान लिया। ठीक है, मैं इसको बोल सकते हैं, हम इसको सेंटर ऑफ ओरिजिन बोल सकते हैं, मूल बिंदु बोल सकते हैं। बीच में कोई पॉइंट मार्क किया मैंने, ठीक है, बीच में मैंने कोई पॉइंट मार्क किया, तो आप मुझे बताइए कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी पोजीशन को अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए, कंप्लीटली, कि मुझे उस पॉइंट के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। बताइए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए या कितने ऐसे पैरामीटर्स चाहिए? सर तीन पॉइंट के लिए 3 चाहिए कि 2? सर 2 पॉइंट के लिए तो 2 चाहिए ना। ठीक है, तो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन का अलग कोऑर्डिनेट हो गया, वाई की डायरेक्शन का अलग कोऑर्डिनेट हो गया। अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप इजीली उनकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं सिंपली बात करूं कि ये सेंटर लाइन कोई हो और ये कोई इसका ओरिजिन है बीच में, मान ली, और यहां पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट, कोई अगर ये पॉइंट मान लेंगे किसी ये पर्टिकुलर जगह पे, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हम लोग लिखते हैं, है ना, एक्स कोमा वाई लिखते हैं कि नहीं। इसका मतलब उसको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मान सकते हैं 2 है। एक्स से कितनी दूरी पर है, वाई से कितनी दूरी पर है, हमने एग्जैक्टली उसकी लोकेशन को डिफाइन कर दिया। एक्स कोमा वाई, 0,0 लिखा तो वो ओरिजिन पे है, -2,5 लिखा तो -2 एक्स कोऑर्डिनेट में -2 चल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट में +5 चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसकी पोजीशन को कंप्लीटली डिफाइन किया। ये हो गया उसका एक कोऑर्डिनेट। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की। लाइन की बात करेंगे तो क्या क्या पैरामीटर चाहिए? पहली बात तो कितने एंगल पे है, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है और कितनी इसकी रेडियस है, ठीक है, या लेंथ कितनी है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। आर और थीटा, ये भी कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए उसकी। रेडियस कितनी है, अच्छा इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी चाहिए हमें, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, लगभग 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिग्रीज टू जस्ट क्लियरली रिप्रेजेंट इट। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक हो गया कि हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज ए पॉइंट है। अब मोशन की बात करते हैं। अगर हम पेयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहेंगे, तो अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म के लिए अलग डेफिनेशन हो जाएगी। हम पेयर के फॉर्म में एक डेफिनेशन हमारे पास है अवेलेबल। अभी ये जो चीजें पैरामीटर्स पहले हैं उसको छोड़ते हैं। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पेयर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशंस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल ए पेयर कैन हैव। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी एक पेयर की अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो वो उतने इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन जो कि एक पेयर के पास अवेलेबल है। ठीक, अगर हमारे पास टर्निंग पेयर है, कौन सा पेयर है हमारे पास, टर्निंग पेयर, तो कितने मोशन पॉसिबल है उसके पास, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोशंस आर पॉसिबल। टर्निंग पेयर समझ में आ रहा है कि 2 लाइन है, 2 पॉइंट, और वो पिन जॉइंटेड है और वो आपस में टर्न कर रही है लिंक। जब वो टर्न करेंगी तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, उनके बीच में केवल और केवल टर्निंग मोशन पॉसिबल। ठीक है, मतलब रोटरी मोशन पॉसिबल है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास हो जाएगा।
वहीं अगर एक सिलेंडर, एक सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक सिलेंडर रोल कर रहा है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक सिलेंडर रोल कर रहा है, तो ये पेयर तो बनाएंगे ऑब्वियसली, एक पेयर बनेगा, लोअर पेयर बनेगा, हायर पेयर बनेगा, पॉइंट कॉन्टेक्ट है हायर पेयर बनेगा, ठीक है, या लाइन कॉन्टेक्ट है हायर पेयर बन जाएगा। तो जब ये सिलेंडर इस सरफेस पर रोल करेगा, तो रोल करने के बाद आप मुझे बताइए कितने मोशन इसके पास पॉसिबल है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, हाउ मेनी डिग्री, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिस पेयर है। बताइए। चार क्यों होंगे? इसके पास मोशन कितने हैं, मोशन अगर हम पेयर की बात करेंगे तो मोशन काउंट करते हैं, कितने मोशन है इसके पास अवेलेबल? सर दो, ठीक है। कैसे? देखो एक तो ये टर्न कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और दूसरा साथ के साथ आगे भी तो बढ़ रहा है, रोटरी मोशन भी इसके पास अवेलेबल है, रोटेशनल मोशन भी है और ट्रांसलेशनल मोशन भी है। अब रोटेशनल कितना है? एक ही तो रोटेशनल है भाई, रोटरी ऐसे रोटेट कर रहा है, और ट्रांसलेशनल कितना है? केवल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये वाई डायरेक्शन में भी जाता तो 3 हो जाता, ठीक है, अगर ये वाई डायरेक्शन में भी जाता तो 3 मोशन इसके पास पॉसिबल थे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इस पेयर की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 2 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को समझ में आया, मिनिमम नंबर ऑफ अगर हम पेयर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहेंगे, सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ पेयर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन, बोथ दैट इज ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों काउंट करेंगे, ए पेयर कैन हैव। तो जितने मोशन उसके पास अवेलेबल होंगे वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उस पर्टिकुलर पेयर की हो जाएगी, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करेंगे, या एक और डेफिनेशन है, हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है, एक तो वो वाली याद रखनी है और एक ये वाली है। पेयर की बात करेंगे, एक ये वाली है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट इट हैज। दिस इज द राइट डेफिनेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? रेड पेन से आपको लिखी हुई दिख रही होगी। एक तो पेयर के रेस्पेक्ट में बिल्कुल सही, इससे भी आप समझ सकते हो। अगर किसी रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी कि कितने इंडिपेंडेंट मूवमेंट उसके पास अवेलेबल है। अब ये सामने देख लो, ये सामने देख लो, ये वाला डायग्राम आप देख लोगे। अच्छा, स्पेस के लिए अलग होगा फॉर्मूला, स्पेस मैकेनिज्म होती है। अब इसी तरीके से ये तो अभी तक हमने बात की एक बॉडी की बात की, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होगा। इसी तरीके से हमने पेयर की बात कर ली, तो मैकेनिज्म की भी तो एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एक काइनेमेटिक चेन की भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मैकेनिज्म डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिफाइन दिस मैकेनिज्म, और ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन डज द मैकेनिज्म हैव इज कंसीडर्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एक मैकेनिज्म के कितने इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करेगा। अगर लिंक की बात करेंगे तो आप कोई भी एक बता सकते हो, कोई एक बॉडी की बता सकते हो या किसी भी एक पेयर की बता सकते हो, आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। तो ये बॉडी के लिए बताई गई है, और इससे पहली वाली बताई गई थी आपके पेयर के लिए, ठीक है, कि पेयर कितने इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन रख रहा है वो पेयर के डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। अगर बॉडी की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर बॉडी के पास कितने रिलेटिव मोशन, इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन है वो उस बॉडी के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, देखिए पूरा आपको क्लियर कट हो जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में है क्या। अभी तक तो आपको पता चल गया कि एक लिंक के पास कितने मोशन हो सकते हैं, बॉडी के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और पेयर की बात करेंगे तो पेयर के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मैंने बता दिया पेयर के पास अगर टर्निंग कर रहे हैं केवल, जैसे आपकी केवाड़ है, ठीक है, डोर है ना, तो डोर कब्जे पे केवल टर्न कर सकती है, वो इधर उधर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। लेकिन साइकिल का पहिया जो है, साइकिल का पहिया वो रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है, तो उसके पास 2 मोशन पॉसिबल है, इसीलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। जबकि इस कब्जे वाली विंडो की अगर हम दरवाजे की बात करेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल और केवल 1 होगी, बिकॉज इट हैज ओनली 1 इंडिपेंडेंट मोशन, दैट इज टर्निंग मोशन, ठीक है। चलिए पेयर का समझ में आ गया, लिंक का समझ में आ गया। अब आपको आई थिंक यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब विजुअलाइज कराते हैं और थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब हम बात करते हैं, एक तो स्पेस की बात करेंगे और एक बात करेंगे प्लेन की, ठीक है, प्लेन की।
और स्पेस की। अभी तक हमने बॉडी की बात की है, याद रखना, मैकेनिज्म के बारे में कोई बात नहीं की है। हमने किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, पेयर की और बॉडी की, सिंगल बॉडी की। अब आप मुझे बताइए अगर हम स्पेस मैकेनिज्म की बात, सिंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस मतलब इस ब्रह्मांड की बात करेंगे, कोई एक बॉडी है वो फ्रीली लटकी हुई है, आप ये समझ लो अंतरिक्ष में हो, कहाँ हो, अंतरिक्ष में हो, फ्रीली लटके हुए हैं, ठीक है, या एरोप्लेन समझ लेते हैं, एरोप्लेन आसमान में फ्रीली है, फ्रीली मूव कर रहा है। आप मुझे बताइए उसके पास कितने मोशन अवेलेबल हैं, कितने डायरेक्शन में वो मोशन कर सकता है, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके पास अवेलेबल है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मोशन डज एन एरोप्लेन कैन हैव इन द स्पेस। अभी मैं उस बॉडी की बात कर रहा हूं केवल, बताइए चलिए। सर 3 और कोई 3 के अलावा और कोई बताइए। बोलो भाई, कहां शांत हो गए, क्या चले गए क्या छोड़ के क्लास? हालांकि एरोप्लेन सही नहीं बना। हाँ जी, तो देखो एरोप्लेन के पास कितने मोशन पॉसिबल है, कोई आंसर करेगा या नहीं करेगा? शांत सब। चलिए देखो, एरोप्लेन एक्स डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? एक्स डायरेक्शन में जा सकता है। यस सर। तो एक्स डायरेक्शन की ओर मोशन कर सकता है। तो अब देखो एरोप्लेन के पास कोई भी बॉडी है, या तो वो रोटेट करेगी, रोटेशनल मोशन उसके पास अवेलेबल होगा, और या उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन होगा उसके पास, या रोटरी मोशन होगा। दो ही मोशन पॉसिबल होंगे, इसके अलावा तो कोई और मोशन पॉसिबल होगा ही नहीं। चलिए, तो अब कोई भी बॉडी जब रोटेट करेगी, टर्न करेगी, तो देख लेते हैं कि कितने मोशन उसके पास अवेलेबल है। एरोप्लेन की सिंपल बात कर रहे हैं हम। मान लिया ये कोई एरोप्लेन है, ये विंग्स बना दी मैंने ऐसी, ठीक है, मछली ज्यादा लग रही है, वो एरोप्लेन कम लग रहा है। तो अब आप मुझे बताइए, मान लिया आगे कोई नोज भी लगा दिया, फैन भी लगा दिया, ये अगर कोई एरोप्लेन स्पेस में है तो वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इट कैन मूव इन एक्स डायरेक्शन और नॉट। अब पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन वो एक्स डायरेक्शन में उसका एक मोशन हो गया। मतलब एक मोशन मतलब अभी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास है, जितने इंडिपेंडेंट मोशन हो गए। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जा सकता है क्या? ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है ऊपर। तो ये दूसरा मोशन हो गया। क्या इसका एक्स से कोई लेना देना है क्या? नहीं। 2 मोशन हो गए अभी इसके पास, एक तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग, दूसरा वाई डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। क्या ये जेड डायरेक्शन में जा सकता है? देखो, एक तो ये फ्रंट में जा सकता है, टॉप बॉटम में जा सकता है, और आगे पीछे साइड वाइज भी तो जा सकता है। 3 डायरेक्शन में जा सकता है कि नहीं? मतलब ये एक्स में भी जा सकता है, ये वाई में भी जा सकता है, और ये जेड में भी जा सकता है। मतलब 3 डायरेक्शन में जा सकता है। तो 3 इसके पास कैसे मोशन हो जाएंगे? लीनियर मोशन। ठीक है, 3 लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन हो गए। मतलब अगर एक एरोप्लेन की बात करेंगे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी इसके पास तो हो गए। अब बात करते हैं टर्निंग की। टर्निंग मोशन क्या है? क्या ये एरोप्लेन एक्स एक्सिस के अबाउट कलाबाजियां खा सकता है क्या नहीं खा सकता है? ऐसे टर्न कर सकता है, क्या रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि नहीं भाई? इसको कोई रोकने वाला थोड़ी है, साइड में कोई रोकने वाला है? माइक ऑफ करो जिसकी आवाज हो रही है, माइक ऑफ कर लो जरा, जिसके आसपास आवाज ना हो वही माइक ऑन करो। तो ये क्या कर सकता है? एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है कि नहीं? ऐसे घूम सकता है, कलाबाजियां खा सकता है? माइक ऑफ करो भाई, आवाज आ रही है। हाँ, कलाबाजियां खा सकता है, मतलब एक रोटरी मोशन अबाउट एक्स एक्सिस हो सकता है। तो लीनियर मोशन 3 हो गए। अब रोटरी मोशन की बात करते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन की बात कर सकते हैं। तो एक्स एक्सिस के बाद घूम सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। पहला एक और हो गया भाई रोटरी। क्या ये वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकता है? ऐसे घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो एक और हो गया।
क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता है? ऐसे घूम सकता है क्या, जिस तरीके से लट्टू घूमता है? बिल्कुल घूम सकता है। इस डायरेक्शन में भी किसी ने नहीं रोका। मतलब 3 इसके पास रोटरी हो गए मोशन इंडिपेंडेंट, रोटरी मोशन इंडिपेंडेंट है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं, तो 3 इसके पास रोटरी मोशन हो गए और 3 इसके पास लीनियर मोशन हो गए। अब आप मुझे बताइए मैक्सिमम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बॉडी जो स्पेस में है उसके पास हो सकते हैं? हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज ए सिंगल बॉडी कैन हैव इफ इट इज इन स्पेस? कितने मोशन पॉसिबल हो सकते हैं उसके पास? 6। तीनों एक्सिस के अलोंग, तीनों एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन और तीनों एक्सिस के अबाउट रोटरी मोशन। टोटल कितने हो गए? 6। अब कुछ बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मानेंगे तो 2 हो जाएंगे। नहीं, हमें एक ही मानना है। ठीक है, चलिए। तो अगर कोई बॉडी स्पेस में है तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो यहां लिखा है अगर एक बॉडी स्पेस में होगी तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन होंगे और 3 रोटरी मोशन होंगे। तो अगर एक सिंगल फ्री बॉडी की बात करेंगे तो उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे अगर वो स्पेस में है तो। ठीक है ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर सिंपल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री रख के हम कोई काम करवा सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री रख के हम कोई काम करवा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। ठीक है, तो अगर व्हेन वी कनेक्ट ए लिंक विद अनदर इट विल इंपोज सर्टेन कंस्ट्रेंट्स ऑन देयर रिलेटिव मोशन। जब एक बॉडी को दूसरी, अभी तो अगर सिंगल बॉडी है तो उसके पास अलग कंस्ट्रेंट्स होंगे, लेकिन जब उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से हम कनेक्ट करेंगे तो उसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वो कम हो जाएंगे। आप बात कर लीजिए, अभी सिंपली मैं बात कर रहा हूं, शादी से पहले एक नॉर्मल इंसान की लाइफ देखिए, कहीं भी जाए कुछ भी करे किसी से कोई मतलब नहीं है, ही इज टोटली फ्री। एक सिंगल मनुष्य को देखिए, सिंगल इंसान को देख लीजिए, अपनी बात कर लीजिए, आप मेरी बात कर लीजिए, अगर शादी से पहले की बात करेंगे, मैं अकेला हूं, फ्री हूं, किसी से कोई मुक्ति नहीं है। सिंपल जो ऋषि होते हैं वो मतलब अकेला साधना में लीन है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, कितने 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। मतलब अगर वो बात करेंगे कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका कनेक्शन किसी दूसरी लिंक के साथ होता है, जैसे ही उनका कनेक्शन किसी दूसरी बॉडी के साथ होता है, तो उनकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर कोई ना कोई पाबंदी लग जाती है, कोई ना कोई अवरोध लग जाता है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स लग जाते हैं, जिस वजह से उनके जो रिलेटिव मोशन है वो कम हो जाते हैं कि नहीं? आप इमेजिन करके देखो, सोच के देखो, क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो जाते हैं कि नहीं? बन जाता है इंसान। ऐसा बोलते हैं कि इंसान बंध गया है, शादी के बाद ऐसा बोला जाता है कि इंसान बंध जाता है। क्यों बंध जाता है? भाई उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम खत्म हो गए ना। अब पहले अगर वो 6 डायरेक्शन में मोशन कर सकता था, अब वो 6 में नहीं करेगा, कम में करेगा। ठीक है, अब कितने कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी बॉडी पर कितने कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई कर सकते हो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या उस बॉडी पर, पहली बात देख लेते हैं, क्या उस बॉडी पर कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर सकते अगर काम करवाना है तो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करवा देंगे तो वो जॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना है, जॉइंट नहीं बनेगा। मतलब जो नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स या कंस्ट्रेंट बोल सकते हो, अवरोध बोल सकते हो, वो 0 नहीं हो सकते। अगर 0 हो गए तो वो बॉडी अलग हो जाएगी, और जहां बॉडी अलग हो जाएगी तो पावर कहां से ट्रांसमिट करेंगे भाई? अगर हमें कुछ ना कुछ पावर ट्रांसमिट करना है, कोई काम करवाना है, तो उनको आपस में कनेक्शन तो रखना पड़ेगा ना। जैसे मुझे अगर तुमसे कोई काम करवाना है तो मेरा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन होगा, कोई अगर तीसरा बंदा है तो वो फ्री में मेरा काम तो नहीं करेगा, करेगा क्या? नहीं करेगा। इसीलिए एक फ्री बॉडी पर हम क्या करते हैं, जब हम कंस्टेंट लगाते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया? जैसे एक स्टेटमेंट ये लिखा है, व्हेन वी कनेक्ट ए लिंक विद अदर इट इंपोजेस सर्टेन कंस्टेंट्स और अवरोध या और सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हो टू ऑन देयर रिलेटिव मोशन। ये तो मैंने अभी समझा दिया किस तरीके से। अगर शादी से पहले एक नॉर्मल इंसान है, जब वो दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो उसके रिलेटिव जो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो जाते हैं, उनके रिलेटिव मोशन में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो बॉडी से हमने सारे कंस्टेंट हटा दिए तो जो जॉइंट है वो जॉइंट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर एक लिंक ये है मेरे पास अवेलेबल, दूसरी लिंक मान लिया ये अवेलेबल है, 2 लिंक हैं, अगर इन दोनों लिंक के बीच में मान लिया 6 मोशन, पहले एक सिंगल के बाद 6 मोशन थे,
जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दिया तो इनकी जो भी जॉइंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ इनके रिलेटिव मोशन बांध दिए हैं मैंने कि भाई अब आप इस डायरेक्शन में तो नहीं जा सकते, ठीक है। शादी के बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस है भाई, अब तुम कुछ भी करो टाइम से घर पे आना है, पहले कभी भी आओ कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब टाइम पे आना है, ठीक है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाइड हो गए, कुछ रेस्ट्रिक्शन जैसे ही अप्लाई किए तो क्या होगा, अगर हमने सारे कंस्टेंट्स जीरो कर दिए, सारे कंस्टेंट जीरो कर दिए मतलब इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगी है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों बॉडी आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, और जब डिस्कनेक्ट हो जाएंगी तो वो पेयर नहीं बन पाएगा। क्या पेयर बन पाएगा क्या? तो पेयर बनाने के लिए याद रखना है कम से कम एक रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। अगर एक भी रेस्ट्रिक्शन या एक भी कंस्टेंट नहीं है तो बॉडी पेयर नहीं बना सकती, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर मैं आपसे पूछूं कैन अ बॉडी मेक अ पेयर इफ इट हैज जीरो कंस्टेंट, तो बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि इसके पास सारे रिलेटिव मोशन है और इसके रिलेटिव मोशन को किसी ने बांध के नहीं रखा है, इसका मतलब इस पर कोई भी कंस्टेंट नहीं है। और जब ये बॉडी पूरी तरीके से फ्री है तो पेयर कैसे बना देगी भाई? अगर ये बॉडी पूरी तरीके से फ्री है तो इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता, मतलब इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवन, तो ये फ्री हो गई। दूसरी बात, इट कैन नॉट हैव 6 कंस्टेंट, 6 कंस्टेंट भी नहीं लगा सकते। अगर मोशन करवाना है तो 6 के 6 कंस्टेंट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बॉडी मूव ही नहीं करेगी। जैसे मान लिया मेरे पास कोई एक सिंपली मान लो एक क्यूब था कोई, ठीक है, एक क्यूब है और वो क्यूब एक्स डायरेक्शन में घूम सकता है, वाई में घूम सकता है, जेड में घूम सकता है, ठीक है। या छोड़ो सिंपली ये बात कर लो यार, बाइक एरोप्लेन है आसमान में, ठीक है, एरोप्लेन चल रहा है, मैंने आगे और पीछे वॉल लगा दी, आगे दीवार लगा दी, पीछे दीवार लगा दी। अब बताइए क्या ये एरोप्लेन एक्स डायरेक्शन में मोशन कर सकता है क्या नहीं कर सकता है? कर सकता है क्या नहीं? एरोप्लेन था, मान लिया कि ये एरोप्लेन है, आवाज नहीं आ रही यार आपको, ये मान लिया एरोप्लेन है मेरे पास, ठीक है, एरोप्लेन है। अब एक वॉल मैंने आगे लगा दी, एक वॉल मैंने पीछे लगा दी, एक आगे लगा दी, एक पीछे लगा दी। अब बताइए क्या ये एरोप्लेन एक्स डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं जा सकता। इसका मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने खत्म कर दिया। अब ऊपर लगा दी, एक नीचे लगा दी वॉल, तो क्या वाई डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं जा सकता, मतलब दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म कर दिया। जेड डायरेक्शन में भी लगा दी एक वॉल, तो तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म कर दिया। इसके बाद 2 पेन लगा दी साइड में, चौथी डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म कर दिया। इसी तरीके से हमने क्या किया, इसकी सारे मोशंस को बांध दिया है। अब बताइए क्या ये बॉडी मूव करेगी? विल दिस बॉडी मूव और नॉट? क्या नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि आपने इसके सारे कंस्टेंट, अपने सारे कंस्टेंट अप्लाई करके इसके सारे मोशन को रोक दिया है। अब ये क्या बन गया? एक रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी बन गई जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकती। आप सिंपली एक खंबा समझ सकते हो, दीवार खड़ी है, क्या ये मोशन कर रही है? क्या नहीं कर रही है। इसका मतलब जब किसी भी बॉडी के आप किसी भी बॉडी पर आप सारे कंस्टेंट लगा देते हैं तो उस बॉडी के मोशन को हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, तो वो बॉडी मूव नहीं कर सकती। इसीलिए बोला है द जॉइंट बिकम सॉलिड, जॉइंट सॉलिड हो जाएगा और उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो सॉरी, नो रिलेटिव मोशन हो। तो अगर आपको डिग्री जो कांस्टेंट आप लगा सकते हो 1 से लेकर के 5 तक लगा सकते हैं, 0 भी नहीं रख सकते और 6 भी नहीं रख सकते, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा सारे रख सकते हैं अगर आपको जॉइंट बनाना है तो, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, बेसिक आइडिया हो गया आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है, क्या क्या मतलब है इसका, जी, ठीक है। तो ये तो स्पेस मैकेनिज्म yes, में स्पेस मैकेनिज्म में हो गया। अब मैंने आपको बोला कि भाई एक बॉडी थी, एक बॉडी के पास 6 मोशन थे। अब मैं उसके मोशन को धीरे धीरे करके बांधता गया हूं, कंस्टेंट अप्लाई कर दिए गए हैं। तो जैसे ही मैंने कुछ कंस्टेंट अप्लाई किए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? अगर बॉडी स्पेस में फ्री है तो आप निकाल सकते हो भाई, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास 6 होती हैं। और अगर एक बॉडी की बात करेंगे, अगर एक बॉडी आसमान में है, कहीं भी हो, एक सिंगल बॉडी है, तो उसके पास कितने मोशन होंगे? रिलेटिव मोशन 6 इंडिपेंडेंट मोशन होंगे। बॉडी कितनी है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 6 मोशन हो जाएंगे, माइनस कितने कंस्ट्रेंट्स या प्रतिबंध हमने लगाए, अगर उनको घटा देंगे तो उस पर्टिकुलर बॉडी के डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएंगे।
अगर मैंने आपसे बोला कि एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन जो है उसके एक्स डायरेक्शन में, सॉरी उसकी जेड डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया है, कंस्ट्रेंट लगा दिया है, मतलब वाई डायरेक्शन में वो मोशन नहीं कर सकता और जेड डायरेक्शन में मोशन नहीं कर सकता, तो उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे बताइए। एरोप्लेन एक्स डायरेक्शन में तो जा सकता है, वाई में मोशन नहीं कर सकता, वाई में रोटरी सॉरी लीनियर मोशन नहीं कर सकता और जेड में लीनियर मोशन नहीं कर सकता, तो बताइए उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे अभी, कितनी डायरेक्शन में कितने टाइप के इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन अभी उसके पास है, जितने वो मोशन कर सकता है। तो कैसे निकालेंगे, अभी कितने हैं जब कंस्टेंट होंगे, तो टोटल कितने कर सकता है 6, कितने इंपोज कर दिए कंस्टेंट 2, भाई 2 ही तो कर दिए कंस्टेंट, 2 डायरेक्शन नहीं जा सकता, तो बचे कितने 4, मतलब अभी उसके पास 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 4 इंडिपेंडेंट मोशन वो कर सकता है। अब मान लिया मैंने भाई उसको जेड डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में भी जाने से रोक दिया, अब वो एक्स डायरेक्शन में भी नहीं जा सकता, तो कंस्टेंट एक और बढ़ जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा, तो अभी 3 डायरेक्शन में वो चल सकता है। अब 3 चल सकता है, लेकिन ये 3 क्योंकि आपने ट्रांसलेशनल मोशन तो खत्म कर दिया, अब केवल 3 डायरेक्शन में वो रोटेट ही कर सकता है, जिस तरीके से एक स्फीयर कर सकता है। स्फीयर को आप बॉल को ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, लेफ्ट राइट में नहीं ले जा सकते, ठीक है, तो अब उसके पास रोटरी मोशन होंगे, ठीक है। तो चलिए आपको फॉर्मूला पता हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला की देख लेते हैं, वो प्लेन मैकेनिज्म में कितनी है, मैक्सिमम कितनी मैकेनिज्म उसके पास हो सकती है, मैक्सिमम कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास हो सकती है उस, और कितनी बॉडी है, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कितने आपने कंस्टेंट अप्लाई कर दिया, मतलब कंस्टेंट का मतलब है कि कितनी डायरेक्शन में उसके मोशन को आपने बांध दिया है, रोक दिया है, खत्म कर दिया है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे डायग्राम देख रहे हो, एक बॉडी अगर स्पेस में है तो उसके पास कितने मोशन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आइडिया होगा कि नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, अगर रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो इट डिफाइंस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट या मोशन इट हैज, कि कितने इंडिपेंडेंट मूवमेंट या कितने इंडिपेंडेंट मोशन ये बॉडी अपने पास रखती है, उन्हीं को, उन नंबर्स को ही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आंसर कर दीजिए मुझे, जिससे बता दो कि हाँ मुझे लगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, आ गया ना समझ में? यस सर। चलिए अब बात करते हैं काइनेमेटिक चेन क्या होती है। माइक ऑफ कर लीजिए। काइनेमेटिक चेन क्या है, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सिंपली डेफिनेशन है। तो अगर काइनेमेटिक चेन क्या, इट इज एन असेंबली ऑफ लिंक्स इन विच द रिलेटिव मोशन ऑफ द लिंक्स इज पॉसिबल एंड द मोशन ऑफ ईच रिलेटिव टू द अदर इज डेफिनेट, ठीक है। तो काइनेमेटिक चेन एक ऐसी असेंबली होती है बहुत सारी लिंक की। काइनेमेटिक चेन इज एन असेंबली, या इफ यू कैन से इफ ए नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक and also the relative motion between the links is definite, then the relative motion between the links is definite, then they will constitute a kinematic chain, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन है और एक जो मैंने आपसे बोला है। डेफिनेट मोशन मतलब अगर बहुत सारी लिंक को हमने आपस में कनेक्ट किया है और इस तरीके से कनेक्ट किया है कि पहली लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड है, मींस इफ ए नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, also the relative motion between the links is in definite direction or is definite, then we can say they will form a kinematic chain, ठीक है। इसके बाद in case of motion of a link result in indefinite motion, एक लिंक को मैंने मोशन दिया और बाकी लिंक जो है उनके मोशन इंडेफिनेट होगा, इसको नॉन काइनेमेटिक चेन बोल सकते हैं। फिगर नंबर 2, ठीक है। However, some authors prefer to call all chains having relative motions of a link is a kinematic। आप बांध नहीं दे सकते, मतलब ये भी कई किताबों में ये भी लिखा गया कि पहली लिंक लास्ट वाली लिंक से कनेक्टेड हो तो वो काइनेमेटिक चेन बन जाएगी, लेकिन कुछ ऑथर्स ने ये भी लिखा है कि उनके बीच में मोशन रिलेटिव मोशन तो हो, वो डेफिनेट टाइप का हो तो वो काइनेमेटिक चेन होगी। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, यू आर दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। कोई भी एक काइनेमेटिक 4 बार काइनेमेटिक चेन बना सकते हो या 5 बार 6 बार बना सकते हो, वो बना सकते हैं आप इजीली, ठीक है। चलिए सो फिगर 1, इसमें 4 लिंक है, इसमें 6 हैं, तो 6 1 2 3 4 5 6 6 5 3 15 माइनस 6 दूनी 12। तो डेफिनेट इंडेफिनेट मोशन का मतलब होता है कि
उसके मोशन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जिसे मैंने बोला कि आपने कहीं एक लिंक पर मोशन लगाया और आपको ये पता है कि ये वाली लिंक केवल और केवल रेसिप्रोकेट करेगी। जैसे सॉरी मैं आपको बताऊं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन बना रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा अब अगर आप सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन की बात करेंगे तो ये मोशन डेफिनेट रहता है। मतलब अगर कोई क्रैंक है तो वो क्रैंक रोटरी मोशन करेगी, आप उससे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करवा सकते। अगर कोई स्लाइडर है तो वो स्लाइड करेगा, वो रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, समझ के आ गया? अगर ये कंस्टेंट्स हमने अप्लाई किए हुए हैं तो अगर स्लाइडर है तो स्लाइडर का काम स्लाइड करना है, रोटेट करना नहीं है। ठीक है, तो वो डेफिनेट मोशन हो गया। हम पता है कि अगर ये क्रैंक रोटेट करेगी तो आपका स्लाइडर स्लाइड करेगा और कोई मोशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अब एक टर्म पूछा जाता है कि रिडंडेंट चेन क्या होती है। तो रिडंडेंट चेन डजंट अलाउ एनी मोशन ऑफ अ लिंक रिलेटिव टू अदर। ठीक है, एक तो काइनेमेटिक चेन, ये इसका देखा जाए तो ये काइनेमेटिक चेन है, ये नॉन काइनेमेटिक चेन है और ये आपकी रिडंडेंट चेन है। अब बोलोगे सर आप कैसे बता सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट दिस इज रिडंडेंट एंड दिस इज दिस। अभी देखिए जब हम आगे पढ़ेंगे इसकी मोबिलिटी के बारे में या डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 1 है, 1 से बड़ी है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। इसकी 1 से बड़ी है और इसकी 0 है। 0 का मतलब है कि भाई इसका मोशन ही नहीं हो सकता, ये बॉडी मूव ही नहीं कर सकती, और जब कोई बॉडी मूव ही नहीं कर सकती, कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट चेन। रिडंडेंट चेन वो चेन होती है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, ठीक है, या माइनस में हो। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, तो दैट डजंट अलाउ एनी मोशन, मोशन ही नहीं दे पाएगा। अगर कोई मैंने बोला कि एक खंबा सड़क पे खड़ा हुआ है रोड पे, तो क्या उसके पास मोशन है? कोई नहीं है, तो वो रिडंडेंट चेन आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली, एक से ज्यादा वाली को नॉन काइनेमेटिक बोलते हैं, एक वाली को जनरली काइनेमेटिक बोलते हैं, और इसको जो इसमें कोई मोशन नहीं होता उसको बोलते हैं रिडंडेंट चेन। ठीक है, 12:05 हो गए हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं हम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एक और नाम बोला जाता है मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी मैकेनिज्म जो होती है उनको एनालाइज करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज दिस मैकेनिज्म हैव। ठीक है, और कभी कभी हमें किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को अपने काम में लेने के लिए कुछ कंस्टेंट्स उस पर अप्लाई करने पड़ते हैं। अब आपको ये देखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में इसके मोशन को हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, किस डायरेक्शन में ये रेस्ट्रिक्ट मतलब इसका मोशन नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए या किसी पर्टिकुलर मैकेनिज्म से या लिंक से काम कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, सो व्हाइल डिजाइनिंग और द एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म, एंड दैट वी हैव टू स्टडी in this. So degree of freedom is defined as a number of input parameters, usually pairs, pair variables, which must be independently controlled in order to bring the mechanism into a useful engineering purpose. ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कितने इनपुट पैरामीटर्स, नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स, पेयर वेरिएबल्स विच मे बी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल, जिनको हम इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मैकेनिज्म जो है उसको किसी एक यूजफुल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कितने इनपुट पैरामीटर पेयर वेरिएबल्स हैं जिनको आप कंट्रोल करो इंडिपेंडेंटली, जिससे कि जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है उसको आप किसी यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे बता दिया कि अगर आपको जब भी हम वाइपर, जो भी विंडशील्ड होते हैं, वाइपर होते हैं कार में जो लगे हुए होते हैं, उन सब के लिए भी यही करते हैं, रोटरी मोशन को हमने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक मैकेनिज्म बनाने के लिए याद रखना ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ए मैकेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पेयर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग टाइप्स के और डिफरेंट
नंबर ऑफ रिस्टेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग क्लासेस के पेयर हो सकते हैं एक मैकेनिज्म में, जैसे हायर पेयर हो सकता है, लोअर, टर्निंग, स्लाइडिंग, स्पेयर पेयर, ये बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। और अलग अलग व्हील स्ट्रेंथ भी अप्लाई कर सकते हैं हम। हो सकता है उसके रोटरी मोशन को बैनिश कर दें, हो सकता है उसके ट्रांसलेशनल मोशन को खत्म कर दें, तो ये है। तो ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिस्टेंट मैकेनिज्म में बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, कितने ऑर्डर की मैकेनिज्म है उसको डिफाइन करने के लिए कुछ कितने कंस्टेंट हमने लगाए हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिस्टेंट्स और कंस्टेंट एक मैकेनिज्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर मैकेनिज्म क्या होगी, जिसमें कोई भी कंस्टेंट नहीं लगाया। ऐसी मैकेनिज्म जिसमें कोई भी कंस्टेंट नहीं लगाया गया है उसको हम, या रिस्टेंट नहीं लगाया गया, उसको हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में वो हैविंग जनरल रिस्टेंट, एक रिस्टेंट लगाया गया, एक कंस्टेंट लगाया गया। एक कंस्टेंट का मतलब है उस लिंक के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 5। ठीक है, कुछ लिंक है जिनके पास हमने कोई भी कंस्टेंट नहीं लगाया, कुछ है जिसके पास एक कंस्टेंट लगाया, कुछ इनके पास 2 कंस्टेंट लगाया। अब आप मुझे बताइए, कोई भी एक बताइए, एक लिंक मेरे पास है जिसपे मैंने 3 कंस्टेंट लगाए हैं। अभी स्पेस मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, स्पेस की। एक लिंक पे मैंने 3 कंस्टेंट लगाए हैं, तो आप बताइए उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 3 कंस्टेंट लगा दिए, टोटल 6 होते हैं स्पेस में, तो 6 - 3 हो जाएगा। अगर 4, हाँ ये जीरो ऑर्डर मैकेनिज्म है, इसमें सर जब जीरो कंस्टेंट लग रहा है तो सर ये मैकेनिज्म कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल फ्री हो गया। तो सर मैकेनिज्म में एक लिंक तो फिक्स रहता है। हाँ बिल्कुल, इसका एक इसीलिए जीरो ऑर्डर बोल दिया, मतलब ये मैकेनिज्म का काम करेगा ही नहीं। ठीक है, देखो भाई, एक्चुअल में मैकेनिज्म को काम करने के लिए ऐसा होता है कि कुछ लिंक हमारे पास हालांकि कनेक्ट करते हैं, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्वियसली पूरी मैकेनिज्म की डाउन हो जाती है, पेयर की तो डाउन होंगी, लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल को कैलकुलेट कैसे करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जीरो ऑर्डर में कोई भी कंस्टेंट नहीं होता, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पेयर का डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ये तो पेयर की बात होगी, लेकिन जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, कोई भी कंस्टेंट हम अप्लाई नहीं करते। तो ये देखते कि कितने हैं कितने नहीं, अभी देख लेते हैं इसका फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, वैसे टाइम होने वाला है, जल्दी से कर लेते हैं यहां तक। इसके बाद अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो एक कंस्टेंट, सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 कंस्टेंट, मतलब इसमें ऑर्डर भी देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर में कोई भी कंस्टेंट नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर में एक जनरल कंस्टेंट होता है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म हैज 2 जनरल कंस्टेंट, दैट इज की डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इसी तरीके से हम 5th ऑर्डर तक चले जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में 1, 5वें ऑर्डर में 5 हम लोगों ने कंस्टेंट अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, 6th ऑर्डर मैकेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट सिंस ऑल लिंक्स बिकम्स स्टेशनरी एंड नो मूवमेंट इज पॉसिबल। ये है, देखो 1 डिग्री है मैकेनिज्म की बात तो ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म बनाने के लिए 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर हो जाता है। 6 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बॉडी फ्रीली है उससे आप काम करवा सकते हो, लेकिन जो बॉडी रुकी हुई है उससे काम नहीं करवा सकते, उसमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल है ही नहीं। मैकेनिज्म में रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, डिसकंपल्सरी कंडीशन। ठीक है, तो अगर 6th ऑर्डर की बात करेंगे तो 0 ऑर्डर से लेकर के 6 ऑर्डर तक, 6 ऑर्डर में 6 कंस्टेंट हम अप्लाई कर देते हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करती है। 6th ऑर्डर मैकेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट सिंस ऑल द लिंक्स बिकम स्टेशनरी एंड देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट, नॉट पॉसिबल। सो मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं कि क्या क्या चीजें, फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म, सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म, थर्ड ऑर्डर मैकेनिज्म। जिस ऑर्डर की होती है उतने कंस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी तो आपको उस हिसाब से निकालना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे आया ये बेसिक मैं आपको बताते चल रहा हूं, जिससे आप फाइनली फॉर्मूला ड्राइव करने में प्रॉब्लम ना हो कि फॉर्मूला याद तो रहता है लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे वही पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 2 कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके सर।